नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षण विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न संख्या 1 देखिए दोस्तों, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञ का प्रत्यय दिया था? तो दोस्तों, किसने दिया था? ऑप्शन है गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या गार्डनर। तो दोस्तों, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञ का प्रत्यय दिया था? तो दोस्तों, ये दिए थे, कौन से दिए थे? गार्डनर ने। कौन सा दोस्तों? गार्डनर ने दिए थे, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों, डिस्लेक्सिया करने में क्या कठिनाई होती है? ऑप्शन है पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में या बोलने में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1857 में रोडल्फ बर्लिन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों? डिस्लेक्सिया शब्द का। जैसे इसमें बच्चा क्या करता है? सी को वाज पढ़ता है। क्या पढ़ता है दोस्तों? जैसे बच्चा इसमें सी को क्या पढ़ता है? वाज पढ़ता है। तो इसमें किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये पढ़ने से संबंधित है। किससे दोस्तों? पढ़ने से संबंधित है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? नहीं पूछा है। ऑप्शन है बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, और अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है? तो दोस्तों, ये होती है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ये प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। तो दोस्तों, ये होती है शारीरिक विकास से। किससे दोस्तों? शारीरिक विकास से, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानव का विकास प्रारंभ होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव का विकास प्रारंभ होता है, ऑप्शन है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। तो दोस्तों, मानव का विकास कहां से होता है? तो दोस्तों, ये होता है गर्भावस्था से। कहां से दोस्तों? गर्भावस्था से, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, आरएम गेने या आईपी पॉलो। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये है आर एम गेने। क्या है दोस्तों? आर एम गेने, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों, ये किसने किया था? तो ये स्टेने हॉल ने किया था। कौन सा दोस्तों? स्टेने हॉल ने कहा था, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? ऑप्शन है 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? तो दोस्तों, ये लगता है 36 मिनट। कितना दोस्तों? 36 मिनट, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है
अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो दोस्तों ये किसका कथन है? ऑप्शन है गेट्स व अन्य के, हेविंग हॉस, रॉस या स्किनर का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये रास महोदय का है। किसका दोस्तों? रास महोदय का है, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे है। तो दोस्तों क्या है? बच्चों को दंड देना चाहिए, बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बच्चों को क्या करना चाहिए? परामर्श देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बच्चों को परामर्श देना चाहिए, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के व्यक्तिगत विकास से या छात्रों के मानसिक विकास से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कमेंट कीजिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। किससे दोस्तों? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन है कोहलर, स्किनर, बीएस ब्लूम या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो दोस्तों ये बीएस ब्लूम ने नहीं किया था। क्या दोस्तों? बीएस ब्लूम ने नहीं किया था, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है। तो किसका तात्पर्य है? बालक के विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना या किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सही के लिए क्या जवाब होगा? तो शिक्षा के अवरोध का तात्पर्य है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक तक एक ही कक्षा में रहना, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन है उद्दीपक परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो दोस्तों ये आता है प्रस्तावना कौशल में। किसमें दोस्तों? प्रस्तावना कौशल में, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये निरंतरता से संबंधित है। किससे दोस्तों? निरंतरता से संबंधित है, यानी निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अब हम लोग देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन या 22वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो दोस्तों ये 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन से बन गया है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन है? ऑप्शन है मैकडूगल, अब्राहम मोस्लो, सिप्सन या विलियम जेम्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये मैकडूगल है। कौन है दोस्तों? मैकडूगल है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को
विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या किशोरावस्था को। तो दोस्तों किस अवस्था को अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने कहा था? तो दोस्तों ये बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन किसने कहा था? ऑप्शन है क्या है ऑप्शन दोस्तों? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर या क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? तो यह है वुडवर्थ का। किसका है दोस्तों? वुडवर्थ का, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो दोस्तों समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन है आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है समस्या की पहचान। क्या होता है दोस्तों? समस्या की पहचान, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब क्या होगा दोस्तों? बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। किसका दोस्तों? बालक को संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो दोस्तों ये कौन सा विकल्प सही होगा? यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा है? ऑप्शन है सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान है? तो दोस्तों ये है प्रस्तुतिकरण। कौन सा दोस्तों? प्रस्तुतिकरण, यानी विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूच का सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो दोस्तों ये क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहते हैं दोस्तों? पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन है अंतः प्रज्ञा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो दोस्तों ये कौन सी है? अंतः प्रज्ञा। क्या है दोस्तों? अंतः प्रज्ञा अवस्था, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? यह है अनुमूल्यन, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? क्या है दोस्तों? अधिगम का वक्र नहीं है। ऑप्शन है नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उत्तल। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा अधिगम का एक वक्र नहीं है? तो दोस्तों लंबवत जो है अधिगम का वक्र नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है वाद विवाद प्रविधियां, कृषि कार्यों का बोझ, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने का अवसर और दोस्तों पाठों का रटना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा पाठों को रटना। क्या करना दोस्तों? पाठों को रटना। ये गुण उसमें नहीं होगा, यानी विकल्प डी इसका
सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही जवाब क्या होगा? श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों ये अच्छी लिखावट। क्या है दोस्तों? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। ए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया? ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, रॉस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्किनर ने क्या किया था? कबूतर और चूहा दोनों पर प्रयोग किया था। किस पे दोस्तों? कबूतर और चूहा पे, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।